Hello dear students, welcome to the class, welcome to the session of ICT virtual classroom. Dear students, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस लाइव क्लास में और मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग टॉपिक्स को समझते हुए आ रहे हैं साइंस के। हमने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, यूट्यूब लाइव्स के थ्रू और ज्ञानदीप कार्यक्रम के थ्रू, ICT वर्चुअल क्लासरूम के यूट्यूब लाइव के थ्रू काफ़ी कुछ अब तक कवर अप कर लिया है आपकी साइंस के बुक के अंदर। पहले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे और पहले चैप्टर में हम लोग कवर अप कर चुके हैं चैप्टर की थ्योरी पार्ट को और अब हम पहले चैप्टर की एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट, फाइन और हेल्दी होंगे एंड बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोगों को रिजल्ट्स की बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे रिजल्ट जिनका आया है अभी और वो अगली क्लासेस में पहुंच चुके हैं, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक्स को ठीक वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर पिछली क्लास में छोड़ा था। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी सीट पर बैठ जाइए। जिस किसी का कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप लोग सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी को मेरी आवाज आ रही है? चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आप लोग अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाकर रखिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का आपकी। और क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो हमको बताना है। अभिक्रिया क्या लिखी हुई है, मैं साइड में लिख रहा हूं थोड़ा बड़े बड़े अक्षरों में। 2PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स 2 लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभिक्रिया है। ठीक है, इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। इस अभिक्रिया में लेड ऑक्साइड लेड बन जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन हट रही है। ऑक्सीजन का हटना मतलब लेड ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेड ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि लेड ऑक्साइड का ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी यहाँ पर अपचयन हो रहा है ना। तो आप देख रहे हैं इसमें अपचयन हो रहा है। जब ऑक्सीजन हटती है तो अपचयन होता है, जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उपचयन होता है। तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और लेड बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन यानी रिडक्शन। तो हम देख रहे हैं लेड ऑक्साइड का अपचयन होकर के लेड बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, मतलब डी ऑप्शन सत्य है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में हम लोग दूसरे पॉइंट में दोबारा से रिएक्शन लिखता हूं। 2 लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स ट्वाइस लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे पॉइंट में हम देख रहे हैं कार्बन यहाँ पर अकेला था और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। तो कार्बन उपचयित हो रहा है। तो सी और डी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन क्या लिख रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित मतलब ऑक्सीजन का हटना। तो शीशे में से आप देख रहे हैं कहीं ऑक्सीजन हट रही है? नहीं। ऑक्सीजन किस में से हट रही है? लेड इसमें से हट रही है। अकेला शीशा नहीं। अगर पीबी लिखा होता अकेला तो इसको हम शीशा बोलते हैं। अकेला पीबी लिखा होता तो शीशा बोलते हैं, यानी लेड बोलते हैं इसे। ठीक है, तो अगर ये अकेला होता तो इसको हम शीशा बोलते। तो शीशा थोड़ा ही ना अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसका क्या नाम है? लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, शीशा नहीं अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित होकर लेड बन रहा है, यानी पहला स्टेटमेंट टोटली गलत है। इसी प्रकार दूसरा स्टेटमेंट कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्पाद में मिल रहा है हमको, यहाँ तो सिर्फ कार्बन है। तो ये भी क्या है? टोटली गलत है। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन सही है, कौन कौन से गलत है? शुरू के 2 गलत है, लास्ट के 2 सही है। यानी कि हमको क्या छांटना था, कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन कौन कौन सा है? ए एवं बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए एवं बी। ए एवं बी यानी ये वाला आंसर हमारा सही है फर्स्ट। ठीक है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर
आयरन का ऑक्साइड था और एल्यूमिनियम था, यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया और आयरन अलग हो गया। मतलब कि जब एक तत्व ने दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा लिया तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। समझ रहे हो, याद है अभिक्रिया? कॉपर सल्फेट वाली जो अभिक्रिया थी जिसमें हम जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराते थे, तो जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराते थे या फिर आयरन और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराते थे, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या बन जाता था? आयरन सल्फेट और कॉपर। तो क्या हो गया यहाँ पर? कॉपर हट गया, उसकी जगह आयरन आ गया। ऐसे ही यहाँ पर आयरन हट गया, उसकी जगह एल्यूमिनियम आ गया। तो जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा ले तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कितने प्रकार की अभिक्रियाएं हमने पढ़ी थी? हमने कितनी प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी हैं अब तक? हमने पढ़ी हैं कुछ 5 प्रकार की अभिक्रियाएं, और उसके अंतर्गत भी हमने बहुत प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। 5 प्रकार की अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया, नंबर 5 उपचयन एवं अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 5 ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके बीच में हमने कुछ और अभिक्रियाएं भी पढ़ी थी, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। इसके अलावा हमने अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखी। तो बहुत सारी प्रकार की अभिक्रिया हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये थे हमारे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए फाइनल में एक बार टिक लगा देता हूं, पहले वाले का फर्स्ट है, दूसरे वाले का डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उसका स्टेटमेंट मैं यहां पर पढ़ रहा हूं। आई होप आपको क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा होगा। आई होप आपको क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा होगा। इसको और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा इसका साइज बढ़ा लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने की जो अभिक्रिया है हमको बताना है उससे क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो लोहे का चूर्ण मतलब लोहे की अभिक्रिया है ना, लोहे का चूर्ण मतलब लोहे की अभिक्रिया। तो आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जब आयरन पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो आयरन का क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। तो कौन सा ऑप्शन है? क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है उसकी। इस अभिक्रिया से हमने देखा। याद रखना, जब आप धातु और अधातु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें एक अभिक्रिया, जब धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। अगर आपको ये बात भी पता रहेगी तो भी आप इसका सही आंसर लगा देंगे। ठीक है, चलिए, और उस चीज को हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th, वो है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। जिस समीकरण में, जिस रासायनिक समीकरण है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उस रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसको समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ताकि हमको ये पता लग सके कि कितने मोल अभिकारक ने कितना मोल उत्पाद दिया है। ठीक है, कितने मोल अभिकारक से कितना मोल उत्पाद हमको मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो पहले हमको इनको रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है और फिर इनको संतुलित करना है। तो चलिए 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले इसका पहला पार्ट, इसका जो पहला पार्ट है उसको करते हैं। पहले पार्ट में है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो इसके सॉल्यूशंस हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है। नंबर 1 कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? दिस इज 5th का ए। तो 5th का ए लिखेंगे, आंसर 5th का ए।
फिफ्थ के ए का जो क्वेश्चन है वो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया गैस बनाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को हम लिखते हैं N2, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2 और अमोनिया जो गैस बनती है उसको हम लिखते हैं NH3। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया N2, हाइड्रोजन हो गया H2 और अमोनिया गैस जो बनी उसको हम लिखते हैं NH3। अब ये अभिक्रिया तो हमने लिख ली, लेकिन हमको क्या लिखनी है, इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। इसकी क्या लिखनी है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण करने के लिए अभिकारक एवं उत्पादों की संख्या को बराबर करो। बराबर करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो रहे हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर 3 कर देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। आई थिंक ये कवर अप हो चुका है। 3 हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स 2 अमोनिया। ठीक है, गुड। इनके नीचे नाम लिख दीजिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया। चलिए बी पार्ट पर चलते हैं। इसके बी पार्ट पर, बी पार्ट क्या है, बी पार्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है वो होती है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, वायु में दहन मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। इस बात को मैं काफी बार बता चुका हूं, अब आपको याद रहनी चाहिए। वायु में दहन मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। क्या क्या बनता है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, अब ये समीकरण को बैलेंस कीजिए, इस समीकरण को बैलेंस कीजिए। H2S और सल्फर कितना है, 1 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको हम लोग 2 कर देते हैं, 2 और 2 4, 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गई है, 2 कर लेते हैं और ट्वाइस H2S और ट्वाइस H2। एक मिनट, यहाँ से इस 2 को हटाते हैं और इस 2 को रहने देते हैं। तो देखिए कुछ अंतर आपको लग रहा है, 2 2 जा 4 एंड 1 5। वेट अ मिनट, इस 2 को भी रहने देंगे। एंड यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गई, यहाँ पर 4 और 2 6 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गई, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गई, सल्फर 2 1 जा 2 हो गया, सल्फर 2 1 जा 2। सिर्फ ऑक्सीजन है जो इम्बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना इम्बैलेंस है, 2 2 जा 4 और 2 6। तो इसको 6 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 2 जा 6। आई होप सब बैलेंस है। ऑक्सीजन हो गया 3 2 जा 6, हाइड्रोजन हो गया 2 2 जा 4, सल्फर हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2 2 जा 4 और 2 6, हाइड्रोजन हो गया 2 2 जा 4 एंड सल्फर हो गया 2। ओके गुड, आई थिंक ये बैलेंस्ड है। ठीक है, चेक इसे कर लीजिएगा। मैं बैलेंस करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए जो पूरा प्रोसेस है उसको नहीं फॉलो कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, तो इनके नीचे नाम भी लिख लीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड है एंड जल है। उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है, नेक्स्ट सी, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कौन अभिक्रिया करता है, क्वेश्चन पढ़ा देता हूं आपको एक बार। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड की एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया होती है। पहले इतना लिखते हैं, बेरियम क्लोराइड की एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया होती है। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब उत्पाद में क्या बनते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 एंड बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मतलब BaSO4 और अवक्षेप मतलब ये। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो गई हमारी। अवक्षेप पे मैंने आपको बताया था कि हम नीचे वाला एरो लगाते हैं। कौन सा एरो लगाते हैं, नीचे वाला। अब अभिक्रिया को, समीकरण को संतुलित करेंगे। समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग
बेरियम देखते हैं, बेरियम दोनों जगह बैलेंस है। ओके, क्लोरीन 2 है इधर और इधर 3 है, तो इधर हम 2 करते हैं, 3 2 जा 6, इधर 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो बेरियम इधर 3 हो गया है, तो यहाँ भी 3 करेंगे। ठीक है, SO4 इधर 3 हो गया है, तो एल्यूमिनियम इधर 2 है एंड 3। आई थिंक ये बैलेंस हो गई है इस इक्वेशन। आई थिंक ये बैलेंस इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है। ठीक है, थ्राइस BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस इज ट्वाइस AlCl3 प्लस थ्राइस बेरियम सल्फेट। ओके गुड, इसके नीचे नाम लिख लीजिए इनका। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप है। ठीक है, अवक्षेप के लिए हम ऐसा तीर लगाते हैं और PPT भी लिख सकते हैं। ओके गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी पार्ट, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम, पहले इतना लिखते हैं, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया, तो डी है पोटेशियम धातु की, पोटेशियम धातु को हम के लिखते हैं, जल के साथ अभिक्रिया मतलब H2O, क्या बनता है, पोटेशियम धातु की जल के साथ जब अभिक्रिया करी जाती है तो क्या लिखा हुआ था पीछे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनती है। तो लिख लेते हैं इसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH और हाइड्रोजन गैस मतलब H2। गैस मतलब ऐसा निशान लगेगा ऊपर का। ठीक है, अब इस समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो पोटेशियम ठीक है, हाइड्रोजन 2 है एंड सॉरी हाइड्रोजन 3 हो गए एंड ऑक्सीजन अकेला हो गया ना, तो इसको 2 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, 2 2 जा 4। ठीक है, और इसको 2 कर लेते हैं। आई थिंक ये बैलेंस हो गई है, चेक कर लीजिए इसे आप एक बार, ट्वाइस K प्लस ट्वाइस H2O गिव्स ट्वाइस KOH प्लस H2। ओके बैलेंस है, यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर का क्वेश्चन, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। जो निम्न रासायनिक समीकरण लिखी हुई है इनको संतुलित करना है, तो इनको हम यहीं पर संतुलित कर लेंगे। चलिए संतुलित करने के लिए ध्यान है ना, अभी जैसे मैंने रिएक्शन लिख करके संतुलित कर रहा था, ठीक वैसे ही संतुलित आपको इसको करना है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए समीकरण है हमारे पास, पहली समीकरण आपको दिख रही होगी, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। चलिए लिख भी लेते हैं इसे नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 6 है। आंसर नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है HNO3, HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O यानी जल। इसको संतुलित करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले कैल्शियम दोनों जगह संतुलित है। ठीक है, नाइट्रेट उस साइड 2 है, इस साइड 1 है, तो इसको 2 कर देंगे। ठीक, यहां पर ऐसा करने से हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, तो यहां पर 2 लगा देंगे, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 एंड 2 8 हो गए, तो 3 2 जा 6 एंड 2 8। आई थिंक ये बैलेंस हो चुकी है समीकरण, चेक कर लीजिए एक बार। ट्वाइस HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस H2O। देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4। ओके, नेक्स्ट नाइट्रोजन देखो, 2 1 जा 2, सॉरी NO3 को पूरा देखो आप एक साथ, है ना, तो 2 NO3 है और इधर भी 2 NO3 है। ठीक है गुड, उसके बाद कैल्शियम देखो, कैल्शियम यहाँ अकेला है, यहाँ भी अकेला है। उसके बाद ऑक्सीजन देखो 2 और ऑक्सीजन देखो 2। ठीक है, और हाइड्रोजन तो हम चेक कर ही चुके हैं। ओके, तो आई थिंक ये बैलेंस हो गई है समीकरण। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट है NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस H2O यानी जल। नाम भी बोल रहा हूं सबके, अगर आपको नाम याद रखने हैं तो लिख लीजिए साथ साथ। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट एंड H2O मतलब जल। अब यहाँ पर बैलेंस करते हैं समीकरण को। पहले सोडियम देखिए, इधर अकेला है, इधर 2 है, तो इधर 2 कर दीजिए, इधर 2 कर दीजिए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आप चेक कीजिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज ओके, हाइड्रोजन 2 है, 2 है। SO4 इधर अकेला है, इधर भी अकेला है, ठीक है, Na हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करिए, सॉरी हाइड्रोजन इधर 2 है और एक 3 है, इधर 2 है और एक ये है 3, तो हम इधर क्या करेंगे, इधर 2 है और 2 2 जा 4 है, तो इधर 2 कर देंगे, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन हो गया 2। ओके, नाउ इट इज बैलेंस्ड। अब ये समीकरण संतुलित हो चुकी है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं 2 सोडियम है, इधर भी सोडियम के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन 2 1 जा 2 है, ऑक्सीजन 2 1 जा 2 है, हाइड्रोजन भी 2 1 जा 2 है, और 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 इधर और 2 इधर, 4 हो गए। यहाँ देखो 2 दूनी 4, ठीक है। हाइड्रोजन भी ठीक है। SO4 इधर अकेला है, SO4 इधर अकेला है, ठीक है। ये SO4 को मैं अलग से संतुलित, SO4 था, ऊपर NO3 था, नाइट्रेट था। इनको बच्चों प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो इनको हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, बहुपरमाणुक आयन। मल्टी एटॉमिक आयन, ऐसे आयन जिनमें एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर जो बना होता है उसको हम बहुपरमाणु, जैसे S हो गया, O हो गया, इन दोनों से मिलकर के SO4 बना है, जैसे N हो गया, O हो गया, इससे मिलकर के NO3 बना है। तो ये क्या है, ये बहुपरमाणुक आयन है, इसके ऊपर 2 ऋण आवेश होते हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से आयन ही आपने पिछली क्लास में 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो मैं उस चीज को नहीं समझा रहा हूं, इसीलिए जो बहुपरमाणुक आयन है उनको मैं एक साथ संतुलित कर रहा हूं, उनको मैं एक साथ, उसको मैं अलग अलग नहीं देख रहा हूं, उसको मैं एक साथ संतुलित कर रहा हूं। जैसे एक परमाणुक आयन कौन होते हैं, O2, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, अणु है, ऑक्सीजन का अणु, ठीक। तो आपको ये करना है, जो बहुपरमाणुक आयन है उनको आपको एक साथ संतुलित करना है, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे NO3 को मैंने एक मान करके संतुलित करा था, ऐसे SO4 को भी मैंने एक अकेला मान करके संतुलित यहां पर करा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पर मैं यहां पर संतुलित कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ जो है संतुलित कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट बना रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सी NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। सोडियम क्लोराइड NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। अब इसमें भी NO3 को आप अकेला मान करके संतुलित कीजिए, NO3 इधर बराबर है, ठीक है। सोडियम इधर अकेला है, इधर भी अकेला है, ठीक है। Ag और Cl इधर अकेले हैं, Ag और Cl इधर, बिल्कुल, मतलब ये समीकरण जो संतुलित है, इसको हमको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो ये समीकरण क्या है, पहले से ही संतुलित है, इसमें हमको करने की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ी। फोर्थ क्वेश्चन, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट एंड HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर से देखो, SO4 इधर है, SO4 इधर है, बराबर है, Ba इधर अकेला, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूं, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों 2 हो जाएंगे, यानी ये समीकरण संतुलित हो गई है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हमको समीकरण संतुलित करनी है बच्चों,
मैं थोड़ा तेजी से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाया गया था तो वहां पर मैंने पूरी 2-3 क्लासेस उसमें टाइम लगाया था। इसलिए लगाया था ताकि आप उसको समझ पाओ। जब समझ पाओगे तो इतनी ही आसानी से आप भी कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फिर से संतुलित रासायनिक समीकरण है, फिर से संतुलित रासायनिक समीकरण है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जो ये इसके ABCD पार्ट है ये शब्दों में लिखे हुए हैं, मैं इनको आपका कन्वर्ट कर देता हूं रासायनिक रूप में, इनके रासायनिक सूत्र में, और ये क्वेश्चन आप होमवर्क से करके लाएंगे। ठीक, चलिए तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान है ना, मैं यहाँ पर समीकरण लिख रहा हूं, सिर्फ रासायनिक रूप में परिवर्तित कर रहा हूं, बाकी आप जो है होमवर्क से उसको करके लाएंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से लिखते हैं। नंबर 1 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 प्लस जल मतलब H2O। ये होमवर्क है आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये होमवर्क है और इनको संतुलित करना है, बैलेंस करना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है जिंक, सेकंड पार्ट जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर यानी Ag। थर्ड पार्ट इज एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर AlCl3 प्लस कॉपर Cu। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे है इक्वेशन बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। इनको आपको मैंने आपके बुक में क्या लिखा हुआ था, इनका शब्द रूप लिखा हुआ था, मैंने इनको रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया है और अब आप इसे होमवर्क में बैलेंस करके लाएंगे, संतुलित करके लाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यह कहा गया है कि निम्न अभिक्रियाओं को हमको क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है और इनका प्रकार भी बताना है। ओके, ठीक है, निम्न अभिक्रियाओं, जैसे आप पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताना है। ठीक है, तो मैं ABCD पार्ट्स जो हैं इनके फिर से मैं आपको रूप लिख करके दे रहा हूं और इनको आपको बैलेंस करना है और प्रकार बताना है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 अपना। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, इसका फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड Ba, पोटेशियम क्लोराइड प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 गिव्स पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड Ki। वेट अ मिनट, बेरियम आयोडाइड है, ठीक है, बेरियम आयोडाइड, तो Ba2 गिव्स पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr। BaBr2। तो अभिक्रिया समीकरण, इसको भी संतुलित करना है, ये भी आपका होमवर्क है, इनको भी संतुलित करना है, प्रकार बताना है आपको इनका, कौन सी अभिक्रिया का जो प्रकार है ये कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है जिंक कार्बोनेट मतलब ZnCO3 गिव्स, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नोट डाउन करते रहिए, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क चेक करूंगा मैं सबका। सी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2 गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। कौन से प्रकार की अभिक्रिया है, पहले इसको संतुलित करें और फिर बताइए कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। फोर्थ, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये चारों को आपको अभिक्रिया बतानी है, पहले समीकरण संतुलित करनी है और फिर बतानी है कि ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक, तो 4-5 प्रकार की जो अभिक्रियाएं आपने पढ़ी है उनमें से कोई कोई प्रकार की अभिक्रिया होंगी, ये आपको बताने। तो 2 आपके होमवर्क हो गए, एक तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 8 और एक क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क हो गया। ये समीकरण मैंने लिखी हुई है, इनको संतुलित करना है और 8वें में तो आपको इनका प्रकार भी बताना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण दीजिए। तो इसको हम छोड़ रहे हैं, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो होती हैं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है अभिक्रिया के दौरान। उदाहरण भी आपको लिखे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th पर आते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ओके गुड, वर्णन कीजिए। तो श्वसन की जो अभिक्रिया है बच्चों, श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको जल्दी से समझ लीजिए। श्वसन यानी रेस्पिरेशन। श्वसन क्या होता है, सांस लेना। सांस लेना ही सिर्फ श्वसन नहीं होता है, सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में खाना खाने के बाद जो पदार्थ बनता है वो होता है ग्लूकोज, और उसको हम ऐसे लिखते हैं, ये है ग्लूकोज। ये कहाँ से आया, जो हमने खाना खाया उससे ये बना हमारे शरीर में। ठीक है, अब ये ग्लूकोज क्या होता है, इसको शरीर को आपूर्ति करनी होती है। तो शरीर में आपूर्ति करने के लिए ग्लूकोज जो है, ऐसे समझिए इसको, आप चैप्टर नंबर 6 में जो आपका जैव प्रक्रम है वहां पर पढ़ेंगे, उसके आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी मैं इन शॉर्ट समझा रहा हूँ। ग्लूकोज जो है ये छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के लिए इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब ऑक्सीजन हम लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं नाक के थ्रू, जब वो इस ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करती है तो हमारे पास ये उत्पाद बनते हैं 6CO2 प्लस 6H2O, और इसमें जो लास्ट में उत्पाद बना ऊर्जा या ऊष्मा। तो देखो मैंने बताया था, जब लास्ट में एक ऐसा उत्पाद बनेगा जो कि ऊर्जा या ऊष्मा होगी, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो सीधी सीधी बात, ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इसका वर्णन कीजिए, इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऊर्जा प्रदान देता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं ऊर्जा निकल रही है, इसीलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर अपने नाक से बाहर छोड़ देते हैं, ये हम अंदर लेते हैं बॉडी में। ठीक है, ध्यान रहेगा इस बात को। तो ये वो अभिक्रिया है जो हमारे श्वसन मतलब हमारे रेस्पिरेशन जब हम करते हैं उस वक्त होती है हमारे शरीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम इसके ऊपर समय नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, छोड़ देंगे। विस्थापन एवं विद्युत विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। ओके, हमको क्या करना है, इसके लिए अभिक्रिया लिखनी है। तो सिल्वर के शोधन के लिए मतलब सिल्वर, जब चांदी को आप बनाते हैं किसी धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया में, तो आप क्या करते हैं, आप उसमें सिल्वर की अभिक्रिया, एक अभिक्रिया होती है। ठीक है, और ये अभिक्रिया का समीकरण आपको लिखना। अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉपर। वो अभिक्रिया इस प्रकार की होती है, कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट,
तो सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होते हैं, तो कॉपर इस नाइट्रेट को विस्थापित कर लेता है और सिल्वर हमको शुद्ध प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होती है, इसको आप संतुलित कर लीजिए, इसको आप संतुलित कर लीजिए। कॉपर का नाइट्रेट जो बनेगा होल ट्वाइस होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया बनती है। ये क्या है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये क्या है, कॉपर नाइट्रेट है, ये क्या है, सिल्वर, चांदी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसे भी हम कर चुके हैं। ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, इसमें उपचयन और अपचयन को बताना है आपको ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर, ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इसको मैंने बहुत ध्यान से आपको बताया था कि इसको याद रखना। ये तत्व का नाम है कॉपर, X जो है वो कॉपर है, और इसकी जब ऑक्सीजन के साथ दहन करा जाता है तो काले रंग का पदार्थ कॉपर ऑक्साइड बनता है। ध्यान रखेंगे इसको, फिर से आज क्वेश्चन आ गया तो इसको आप फिर से ध्यान रखेंगे। तो तत्व X का नाम कॉपर है और काले रंग के यौगिक का नाम कॉपर ऑक्साइड है। कैसे रंग का है ये, काले रंग का। ठीक है, नेक्स्ट है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, समझ चुके हैं, ये भी हम समझ चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं। तो एक्सरसाइज आपकी जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, इंटरेस्टिंग लगी हो क्लास। और आज हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है, यानी चैप्टर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा, जो जो बातें रह गई हैं उनको आप घर जा करके एक बार देखिएगा, चेक कीजिएगा, क्योंकि हम सारी बातों को डिस्कस कर चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जुड़े रहिए क्लास के साथ। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।